हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। मेरा 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह की जो प्रूफ रीडिंग है उन सब में थोड़ा लगा हुआ था। और बहुत जल्द हम लोग अभी TRE 4 के जितने भी विषय हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th एंड 11, 12th, इन सब का हम लोग एक बहुत ही अच्छे स्तर का, एक अच्छे लेवल का टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिस पे बहुत लंबे समय से हमारी टीम के द्वारा कार्य की जा रही है। और बहुत जल्द हम लोग उस टेस्ट को लेकर के अपने ऑफिशियल ऐप पर आएंगे, जिसका अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द कर दूंगा। और साथ ही साथ उस ऐप का लिंक भी मैं आपको अपने सोशल मीडिया जो मेरे प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब है, इनसे मैं जरूर शेयर करूंगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बिहार का जितने भी महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन या छोटे मोटे अन्य आंदोलन हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, बिहार जो बेसिकली बिहार स्पेशल जो बेसिकली ये एक सब्जेक्ट है आपके एग्जामिनेशन में, ये खास करके बिहार की जितनी भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो बिहार के BPSC सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बिहार TRE की एग्जामिनेशन हो, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बिहार SSC की एग्जामिनेशन हो, बिहार दरोगा हो, जितने भी बिहार के एग्जाम है जिसमें GS से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है, ये मॉडर्न इंडिया का एक पार्ट है, जो खास करके बिहार में घटित, जो उस समय के बिहार, अभी के बिहार और झारखंड में घटित जितनी भी घटनाएं थी, विद्रोह थी, मोमेंट थी, उससे संबंधित ये टॉपिक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इजीली हम इसे 15-20 मिनट में कवर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि बिहार में जनजातीय आंदोलन। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो जनजातीय आंदोलन बिहार में हुआ या कहीं भी हुआ, इस जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण का अर्थ है कि भाई, जनजातीय जो ट्राइबल्स थे वो तो बेसिकली जंगल में रहते थे, वन उनकी संपदा थी, वन पर ही उनका अर्थव्यवस्था टिका हुआ था। साथ ही साथ वो लोग वन की जितनी लकड़ियां हैं, पत्ते हैं, फल हैं, इन सबों को बेच करके अपना जीवन यापन चलाते थे। साथ ही साथ वन क्षेत्र में जो जमीनें थी, उन जमीनों पे वो खेती करते थे और उन खेती से भी उनका जीवन यापन चलता था। फिर ये क्यों आ गए, इस विद्रोह क्यों करने लगे? तो बेसिकली जो जनजातीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में विद्रोह का मुख्य कारण ही था अंग्रेजों का इंटरफेरेंस। कहां पे? ट्राइबल्स एरिया में अंग्रेज बहुत सारे तरीके से इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। जैसे वन को काटना शुरू कर दिया, वन क्षेत्र में जो जोत की भूमि थी उस पर लगान लगाना शुरू कर दिया, जिसके लगान के कारण साहूकार की वहां एंट्री हो गई। क्योंकि भाई, अगर किसी के पास जमीन है, लगान देना है, समय पर लगान नहीं देगी तो जमीन हो गया जमींदार का। जो अस्थाई बंदोबस्त आप लोग पढ़ते हैं ना, अस्थाई बंदोबस्त के तहत 1793 के तहत, जो 1793 में जो शुरू की गई थी अस्थाई बंदोबस्त। अब इससे क्या होता था, वो अपने जमीन बचाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते थे, साहूकार उनसे मोटे ब्याज लेते थे, और मोटा ब्याज नहीं चुकता करने पर उनका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से उनका शोषण किया जाता था, उनका उत्पीड़न होता था। जिस उत्पीड़न से तंग आकर के और अंग्रेजों के पॉलिसी नीतियों से तंग आकर के जनजातियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, ट्राइबल्स के द्वारा भी आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसे हम जनजातीय आंदोलन के नाम से पढ़ते हैं। जिसमें आप बिहार, झारखंड, बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्र में जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं, इन सब को आप पढ़ना है, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम बिहार स्पेशल का टॉपिक लेकर के आए, इसलिए हम बिहार में जो जनजातीय आंदोलन हुआ है, सिर्फ उसी जनजातीय आंदोलन को पढ़ेंगे। तो पहला है कि जनजातीय आंदोलन के कारण क्या था। तो देखिए, बेसिकली मैंने कारण में बता ही दिया है कि मुख्य कारण था कि इनके क्षेत्र में अंग्रेजों का इंटरफेयर करना, अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप करना, इनके चीजों पे टैक्स लगाना, इनकी जो वन संपदा थी उसे हड़प लेना, जिसके कारण इनके द्वारा विद्रोह किया गया है। जो पहला लिखा है कि 19वीं शताब्दी में बिहार के जनजाति बहुलक इलाकों, जो वर्तमान में झारखंड में है, ब्रिटिश सरकार तथा इनके द्वारा नियुक्त एजेंटों, व्यापारियों, महाजनों के खिलाफ अनेक सशस्त्र विद्रोह देखने को मिला है। इन विद्रोह के मूल में जाने पर कई कारण दृष्टिगत होते हैं, जिनके चलते इस विद्रोह करने पर जनजाति समुदाय मजबूर हो गए थे।
आदिवासी जीवन पद्धति में वन तथा वनोपज काफी महत्वपूर्ण था। यह उनके आर्थिक उपार्जन का मुख्य आधार था, जो कि मैंने बताया कि वन में लकड़ी पत्ता, जैसे आप देखिए झारखंड में जाइए वहां लोग लकड़ी बेचते हैं, पत्ता भोजपत्र का पत्ता बेचते हैं, जो पहले थाली बनता था ना भोज वगैरह में खाने के लिए, वो वहीं से आती थी। बीरी का पत्ता वो बेचते हैं, लकड़ी बेच करके, सूखी लकड़ी ला करके वो बेचते हैं। फल ला करके, जैसे आप सिमडेगा के क्षेत्र में चले जाइए, कोलोबीरा के क्षेत्र में चले जाइए, वहां जंगल क्षेत्र से, जंगल में बहुत सारे जामुन के पेड़ है, जामुन वहीं से आता है सिमडेगा के क्षेत्र से। कटहल आप देखते हैं, जो सबसे अर्लियर सीजन में जो कटहल आती है वो झारखंड से आती है, वो ट्राइबल से रीजन से आती है। अर्थात वो जो उस समय का जो क्षेत्र था वो पूरे जंगल का क्षेत्र था, और जंगल के क्षेत्र पर मुख्यतः आधिपत्य किसका है? ट्राइबल्स का है। और ट्राइबल्स के क्षेत्र में अंग्रेजों का हस्तक्षेप होना शुरू हो गया, जिसके कारण उनका जो आर्थिक उपार्जन का आधार था उसे भी अंग्रेजों के द्वारा छीनने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा जब वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया तो यह आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों पर कुठाराघात था, और सरकार कहा कि नहीं, अब जो वन है वो आदिवासी का नहीं है, वो सरकारी हो गया। अर्थात वहां से जो भी राजस्व आएगा उसे सरकारी कोष में जमा किया जाएगा। अर्थात जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, उन्हें उनके क्षेत्रों से क्या कर दिया गया? उनके क्षेत्रों से उन्हें हटाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया, उनके अधिकार को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भू राजस्व की नवीन पद्धति से महाजनी व्यवस्था को बढ़ावा मिला तथा ऋण के कुचक्र में फंसकर आदिवासी अपनी ही जमीन से बेदखल किए जाने लगे। जो भू राजस्व व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया ना, जो जमींदारी व्यवस्था था, परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट बहुत प्रभावशाली हुआ इस क्षेत्र में, जिसके कारण बहुत सारे जो महाजन थे, जिसको हम लोग सूदखोर भी कहते हैं, मनी लॉन्डर भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मनी लॉन्डर कहते हैं, इन सबों का प्रवेश शुरू हो गया, जो जनजातीय लोगों को ब्याज के कुचक्र में फंसा करके उनका जमीन ये लोग क्या करते थे? हड़प लेते थे। तो ये भी एक मुख्य कारण था, जिसके कारण 19वीं शताब्दी में जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया। बिहार के क्षेत्र में जो विद्रोह था उसमें एक है तमार विद्रोह, बहुत छोटा सा, इसका फैलाव नहीं हुआ। तमार विद्रोह जो है ना, ये बेसिकली 1789 से 94 तक चला, मतलब ये 89 से लेकर के 94 तक का ये पूरा पीरियड चला। ये लगभग 5 वर्षों का ये पीरियड था, 5 इयर्स का ये पीरियड चला था। ये जो विद्रोह था इसका संबंध उरांव जनजाति के छोटा नागपुर में राजा एवं जमींदार, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था, के बीच उत्पन्न असंतोष से हुआ। देखिए, जो छोटा नागपुर का जो बेसिकली क्षेत्र है, जो पलामू वगैरह का जो पूरा सा क्षेत्र है, आप थोड़ा सा इसको मैप पे भी देख सकते हैं। जैसे आप इस मैप पे देख लीजिए, यहां पर ये जो क्षेत्र है, ये पूरा पलामू वगैरह का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ये जो तमार विद्रोह है ये बहुत अधिक ये क्या हुआ? ये अग्रसर हुआ। अग्रसर होने का इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो मुख्य कारण था कि उरांव जनजाति जो थे, एक ट्राइबल से उरांव, बिहार में भी है ये, वर्तमान में उरांव जनजाति बिहार के पश्चिम चंपारण के भैंसालोटन के क्षेत्र में ये जनजाति आज भी है। तो उरांव जनजाति जो है ना, उसके साथ छोटा नागपुर के जो राजा एवं जमींदार थे, इनके बीच ये युद्ध हुआ, मतलब इसके बीच ये विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को किस नाम से जाता है? तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कब से कब तक चली है? 1789 टू 94 तक, ये 5 वर्षों तक ये विद्रोह चला है छोटा नागपुर के क्षेत्र में। अगला विद्रोह हो विद्रोह। यह विद्रोह 1821 से 22 तक चला, 1 साल तक चला। यह भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही चला, जो पलामू छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहां पे चला। और छोटा नागपुर के जनजाति समाज ने सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा भूमि एवं उपज में कर बढ़ोतरी के विरोध में यह चलाया गया था। जो सिंहभूम का क्षेत्र है छोटा नागपुर के क्षेत्र में, वहां के जो राजा थे जगन्नाथ सिंह, जिनके पास भू राजस्व अर्जन का अधिकार उस समय दिया गया था, इनके द्वारा उपज पर कर लगा दिया गया, और उस कर के विरोध में वहां के जनजातियों के द्वारा हो विद्रोह चलाई गई, जो हो विद्रोह 1821-22 में चलाया गया था। तीसरा है कोल विद्रोह। देखिए, कोल भी एक जनजाति है, कोल एक जनजाति, आदिवासी जनजाति है। इनके द्वारा भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में, खास करके देख लीजिए, छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, मानभूम का जो क्षेत्र है, यही पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये बेसिकली चलाया गया था। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र में ये विद्रोह चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? कोल जनजातियों के द्वारा। और ये विद्रोह
1831-32 तक, मतलब 1 वर्षों तक ये विद्रोह चला था। तो याद रखिएगा इसमें कौन से ट्राइबल थे, तो बेसिकली जो कोल ट्राइबल थे इनके द्वारा ये विद्रोह चलाया गया था। ये विद्रोह का क्षेत्र क्या था, तो छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र जो है ना, इस विद्रोह का मुख्य प्रभावित क्षेत्र था। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता में थे बुद्धो भगत, सिंगराय और सुरगा मुंडा। ये तीन इसके क्या थे, ये तीन के तीन इसके नेता थे। इसके तीन नेता थे, मतलब नेतृत्वकर्ता थे, इसके मार्गदर्शक थे इस विद्रोह के। क्या नाम था उनका, बुद्धो भगत, सिंगराय एवं सुरगा मुंडा। ये तीनों के तीनों कोल विद्रोह को छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम के क्षेत्र में संचालित किए थे। कब से कब तक ये विद्रोह चला, तो 1831 से 1832, 1 वर्षों तक ये विद्रोह चला। इसका भी मूल कारण वही था कि इन क्षेत्रों में जो जमींदारी प्रथा थी और सरकार की जो नीतियां थी, उन नीतियों के विरोध में इन जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था। अगला चौथा है, इसका नाम है भूमिज विद्रोह। देखिए भूमिज भी एक प्रकार का जो जोत करने वाला, जोत कोड़ के खाने वाला जो जनजाति था उसको भूमिज कहा जाता था खास करके। और ये जो भूमिज का विद्रोह था, ये बेसिकली 1832 में ये विद्रोह चलाई। और इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, मतलब नेता थे, उनका नाम था गंगा नारायण। गंगा नारायण इस विद्रोह के क्या थे, इस विद्रोह के नेता थे, गंगा नारायण। ये जो विद्रोह है, ये कंपनी के खिलाफ जनजातीय लोगों एवं जनजातीय जमींदारों का सम्मिलित रूप से किया गया विद्रोह था। इसमें जो है ना, कंपनी के खिलाफ दोनों थे, जनजातीय लोग भी थे और जनजातीय जमींदार भी थे, जो बेसिकली कंपनी के विरुद्ध 1832 में ये विद्रोह जो छोटा नागपुर के पठार से जस्ट नीचे का वाला जो क्षेत्र जो बिहार की तरफ आती है, उन सब क्षेत्रों में ये विद्रोह को संचालित किया गया था। पांचवा है संथाल विद्रोह। देखिए संथाल का जो बेसिकली क्षेत्र है वर्तमान में, आप थोड़ा सा इसका एक बार मैप देख लीजिए। ये जो है ना, ये संथाल का क्षेत्र है। ये जो पूरा का पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये ऊपर वाला क्षेत्र, और यहां पर क्या है, यहां पर भागलपुर बांका यहीं पे है, यहीं पे भागलपुर बांका है। देखिए यहां पर यही भागलपुर बांका यही है, और यही क्षेत्र से ये सटा हुआ है। ये गोड्डा वगैरह का जो क्षेत्र है, गोड्डा जो जिला है, गोड्डा दुमका, यहां पर सटा हुआ है ऑलरेडी ये बिहार से। तो ये क्षेत्र को अभी हम लोग संथाल परगना कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, संथाल परगना कहते हैं। इसको संथाल परगना कहते हैं, जो बेसिकली संथाल विद्रोह के बाद एक अलग परगना बना दिया गया था। बेसिकली संथाल विद्रोह जो है ना, ये भागलपुर बांका के क्षेत्र को भी प्रभावित किया था। ये भागलपुर बांका का जो क्षेत्र था वो भी संथाल विद्रोह से बहुत प्रभावित हुआ था। लेकिन संथाल विद्रोह का जो अधिकतम प्रभाव था वो बेसिकली झारखंड में क्षेत्र में था, जिसके कारण ये जो पूरा क्षेत्र था इसको संथाल परगना में काउंट किया। मतलब संथाल परगना एक अलग ही परगना का गठन कर दिया गया था। कहता है इस विद्रोह की जो शुरुआत है ये 1855-56 में हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक पूछता है कि 1857 के विद्रोह से पहले, और एक उसके जस्ट बाद। तो 1857 के विद्रोह से जस्ट पहले हुआ था संथाल, और 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद हुआ था नील। कौन हुआ था, नील विद्रोह, जो आपने पढ़ा भी होगा कि ये बेसिकली 1859 में ये बंगाल के क्षेत्र में नील की खेती के विरोध में ये विद्रोह शुरू किसानों के द्वारा की गई थी। तो 1857 के विद्रोह से पहले कौन था, संथाल, और उसके बाद हुआ था नील। तो ये विद्रोह 1855-56 में चला। इस समय संथालों ने अपनी समानांतर सरकार की घोषणा भागलपुर के राजमहल क्षेत्र में कर दिया। तो इस समय संथाल के जो संथाली जनजाति थे वो बहुत अधिक संख्या में थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक तो सरकार की चलाई थी ब्रिटिश सरकार, साथ में यहां पर सिंहभूम के जो क्षेत्र है, इस सिंहभूम के क्षेत्र में इन संथालियों के द्वारा एक समानांतर सरकार का गठन कर दिया गया कि भाई हम भी अपनी सरकार खुद से यहां पर चलाएंगे। नेक्स्ट, इस विद्रोह का क्षेत्र बेसिकली वीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और बांकुड़ा का जो बेसिकली क्षेत्र है ये क्षेत्र था। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो बेसिकली क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र, साथ ही साथ ये जो पूरा बांका भागलपुर का क्षेत्र, साथ ही साथ यहां पर आप देख लीजिए ना, ये बांकुड़ा, दुमका, ये हजारीबाग, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, ये सारा का सारा क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित था। नेक्स्ट,
विद्रोह का मुख्य कारण कृषकों का उत्पीड़न था, जिसमें जनजातियों के कृषि एवं वनों पर से जमींदारों द्वारा बेदखली करना शामिल किया गया। इसमें जमींदार क्या होता था, बेसिकली जो टैक्स था, रेवेन्यू नहीं देने के कारण जमींदारों के द्वारा किसानों के जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व और नेता है उसमें कौन थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव एवं चांद, ये भाई थे। ये भाइयों के द्वारा इस विद्रोह को संचालित किया गया था। क्या नाम था, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद भैरव के नाम से इनको भी जाना जाता था। तो ये चारों के चारों जो है ना इस संथाल विद्रोह के क्या थे, नेतृत्व करता थे। अंत में सिद्धू, कान्हू वगैरह सबको इसमें अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही बेरहमी से इनका सफाया किया गया। इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया और 30 नवंबर 1856 को इस जिला को स्थापित कर इस जिला के प्रथम जिलाधीश एस्ली एडेन को बनाया गया। तो संथाल परगना जो था उस समय पूरा एक जिला था। अभी आप देख लीजिए कि संथाल परगना के जो क्षेत्र, ये रेड वाला संथाल परगना, इसमें कौन कौन आ जाता है, तो देवघर, जामतारा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज, ये सारा का सारा जो एरिया है ये बेसिकली संथाल परगना के क्षेत्र में आता है। और इस संथाल परगना का जो गठन है वो 30 नवंबर 1856 को किया गया और इसका जो प्रथम जिलाधीश, प्रथम कलेक्टर था, उसका नाम क्या था, एस्ली एडेन। एस्ली एडेन इस क्षेत्र का प्रथम जिलाधीश बना था। नेक्स्ट, अगला छठा विद्रोह है, उसका नाम है खेरवाड़ विद्रोह। बेसिकली खेरवाड़ विद्रोह 1870 में यह खेरवाड़ विद्रोह आरंभ किया गया। इस विद्रोह का जो क्षेत्र था यह भी संथाल परगना का क्षेत्र था और इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता नेता थे उनका नाम था भागीरथ माझी। जो नेता थे ये भागीरथ माझी थे, ट्राइबल्स थे, जनजातीय लोग थे। इनके द्वारा इस खेरवाड़ विद्रोह का पूरा नेतृत्व किया गया था। बेसिकली खेरवाड़ विद्रोह को सफाहार आंदोलन भी कहा जाता है। जो ये खेरवाड़ विद्रोह या खेरवाड़ आंदोलन है इसे सफाहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनजातीय परंपराओं और प्राचीन मूल्यों को स्थापित करना, क्योंकि सरकार जो है ना जनजातीय परंपराओं को खत्म करते जा रहा था। ट्राइबल्स के जितने भी रिलीजन्स थे, ट्राइबल्स के जितने भी फेस्टिवल्स थे, उनकी जो अपनी एक लौकिक मान्यताएं थी, इन सब मान्यताओं को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था ताकि ट्राइबल्स कमजोर हो जाए। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपकी संस्कृति खत्म कर दी गई तो आपके बीच में जो यूनिटी है, जो एकता है, वो एकता विखंडित हो जाएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कोई धर्म के लोग हैं, मान लो इस्लाम धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, बौद्धिस्ट हैं, अगर उनके धर्मों के बीच में आकर के कोई इंटरफेयर करना शुरू कर दे, हस्तक्षेप करना शुरू कर दे और उसमें किसी अन्य धर्म को या अन्य लौकिक परंपरा को क्या किया जाए, शुरू कर दिया अगर जाएगा, तो 100% है कि उस धर्म के लोगों के बीच जो एकता है वो एकता 100% क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये अंग्रेजों का एक चालबाजी था कि वो क्या करते थे, परंपराओं को हर समय खत्म करने का प्रयास करते थे। जिस प्रयास के चक्कर में 1870 में संथाल परगना के क्षेत्र में भागीरथी माझी के द्वारा खेरवाड़ विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट, सातवां है मुंडा विद्रोह। बेसिकली बिरसा मुंडा के द्वारा यह विद्रोह 1890 के दशक में शुरू हुई, 1899 में शुरू हुआ, 1 वर्ष तक ये चला। 1900 में भगवान बिरसा मुंडा को कैद करके रांची के जेल में रख दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई और यह विद्रोह बेसिकली खत्म हो गया। तो ये जो विद्रोह था बिरसा मुंडा का विद्रोह, ये विद्रोह बहुत ही अधिक पॉपुलर विद्रोह है बेसिकली रांची के क्षेत्र में। आप ये देख लीजिए, अगर इस विद्रोह का आप मैप देखिएगा तो ये है रांची का क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र है रांची का, ये क्षेत्र है पूरा रांची का क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा का पूरा। बेसिकली ये है गुमला, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है गुमला, ठीक है। यहां पे है सिमडेगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र सिमडेगा। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आप कह सकते हैं कि झारखंड का जो दक्षिणी झारखंड का क्षेत्र था ये लगभग इस मुंडा विद्रोह से प्रभावित था। इसलिए यह विद्रोह चला तो बहुत कम समय, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही भयानक हुआ, क्योंकि इसके नियंत्रणकर्ता बिरसा मुंडा थे, जो बेसिकली कहा जाता था कि ये भगवान के अवतार हैं। वो अपने आप को और उनके
जो फॉलोअर्स हैं उन्हें अवतार कहते हैं, जिनके द्वारा एक वर्ष में ही आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के हक के लिए एक बहुत बड़ा विद्रोह चलाया गया, जिससे मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। जिस विद्रोह की शुरुआत दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुख्य जनजाति हैं अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस विद्रोह को शुरू किया। मुंडा आदिवासियों ने इस महान आंदोलन को उलगुलान कहा। उलगुलान का मतलब होता है हलचल। हलचल, हलचल मतलब तबाही, इसको कह सकते हैं तबाही, सुनामी टाइप का इन्होंने नाम दिया, क्योंकि रियल में ये तबाही ला दिया था अंग्रेजों के जीवन में। ये लोग इतने एक्सपर्ट थे लड़ाई में कि जंगल के क्षेत्र का तो चप्पा चप्पा जानते थे, तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे, इतने एक्सपर्ट थे कि अंग्रेज इनके क्षेत्र में प्रवेश करने से भी डरता था। इसलिए इस विद्रोह का नाम उलगुलान या हलचल विद्रोह भी रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 3 फरवरी 1990 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया तथा रांची जेल में कैद कर दी गई और 9 जून 1900 को हैजा की बीमारी से, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जहर दे दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हैजा फैल गई थी जेल में, जिसके कारण 9 जून 1900 को भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और यह विद्रोह खत्म हो गया। बेसिकली रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास बिरसा मुंडा की समाधि है, जहां हर वर्ष बिरसा मुंडा की समाधि पर एक मेला का आयोजन किया जाता है। ये जो आंदोलन था बेसिकली जमीन संबंधी अधिकार एवं बेरोजगारी से मुक्ति के लिए था, जिसके कारण 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून को पारित भी किया गया, जिस कानून के तहत जमीन संबंधी अधिकार एवं बेगारी से मुक्ति हेतु मुंडा आदिवासियों के लिए यह अधिकार उन्हें दिया गया। बेगारी मतलब होता था कि बिना पैसा का काम करना, मतलब आपको पकड़ के ले गया और आपसे लकड़ी ढोवाया और शाम में क्या घर जाओ, पैसा नहीं, उसको कहते हैं बेगारी खटना। तो बेसिकली बेगारी और जमीन संबंधी अधिकार के लिए इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून को पारित किया गया, जो आज भी छोटा नागपुर में यह कानून को पालन किया जाता है। नेक्स्ट 8वां विद्रोह है जिसका नाम है ताना भगत। देखिए ताना भगत जो विद्रोह है ये बेसिकली 1913 से 14 तक चला। इस विद्रोह में बेसिकली उरांव, मुंडा, संथाली जनजाति, ये तीनों जनजाति मिल करके इस विद्रोह में भाग लिया था। यह विद्रोह बेसिकली 1 वर्षों तक चला था, जिस विद्रोह का मुख्य मांग था कि लगान नहीं देने का आह्वान। हम लगान नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि जमीन आपका नहीं है, जमीन ईश्वर का है और ईश्वर ने हम आदिवासियों को जंगल का क्षेत्र दिया है। पहला इनका था। दूसरा, मनुष्यों में समता, कहता था भाई हर लोगों में, हर मनुष्य में समानता की भाव रखिए, किसी के साथ कोई प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तीसरा, स्वशासन का अधिकार, भाई यहां पे स्वशासन का अधिकार होना चाहिए, यहां पे एकाधिकार और किसी प्रकार की गलत जो प्रक्रिया है आदिवासियों के साथ, गलत व्यवहार आदिवासियों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो आंदोलन था ताना भगत, ये बेसिकली आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता नेता थे उसमें थे देबिया, माया और सीबू। इन लोगों के द्वारा इस आंदोलन को बेसिकली नियंत्रित किया गया था। अगला विद्रोह है नोनिया विद्रोह। देखिए नोनिया विद्रोह बेसिकली ट्राइबल्स मूवमेंट नहीं है, ये अन्य आंदोलन है, ये बेसिकली अन्य आंदोलन है। ये बेसिकली क्या है? ये अन्य आंदोलन है, ये जनजातीय आंदोलन में नहीं आता। देखिए नूनिया एक जाति है, बिहार में आज भी है, और इन जातियों के द्वारा बेसिकली मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय के क्षेत्रों में सोरा को खोदा जाता था। सोरा जमीन से निकाली जाती थी और सोरा से बेसिकली विस्फोटक पदार्थ बनता था, बम वगैरह बनाई जाती थी। तो ये नूनिया जाति के लोग जो है ना वो सोरा खोद के लाते थे और बेचते थे। लेकिन बेसिकली 1800 के पीरियड में धीरे धीरे ये जो क्षेत्र था, क्योंकि आप सब पढ़े हैं कि 1757 में पलासी के युद्ध के बाद बंगाल के व्यापार पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और धीरे धीरे फ्रांसीसियों का अधिकार खत्म होने लगा, जिसके कारण सोरा की जो खरीद रेट थी अंग्रेजों के द्वारा कम कर दी गई। मतलब एक मन को वो लोग 25 आना 30 आना देते थे। एक मन मतलब 40 केजी होता है। मन जो है ना वो देशी भाषा में एक यूनिट है, एक पैमाना है तौलने का। तो एक मन को लोग आना में देते, 30 आना 40 आना देते थे।
फ्रांसीसी उसी 1 मन को रुपया में देता था, 2 रुपया 3 रुपया देता था। मतलब अंग्रेजों ने सोडा के मूल्य को 10 गुना कम कर दिया था, जिसके कारण नुनिया जाति के लोगों के द्वारा एक विद्रोह किया गया था, जिसे हम नुनिया विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली तिरहुत, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर के क्षेत्र में यह चलाई गई थी। तिरहुत में खास करके आप देख लीजिए ना, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें प्रभावित थे। वर्तमान के तिरहुत का अलग है, वर्तमान के जो तिरहुत कमिश्नरी है इसमें आप एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें मुजफ्फरपुर आ जाता है, चंपारण का दोनों आ जाता है, इधर सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। लेकिन उस समय तिरहुत का बेसिकली जो क्षेत्र था, ये मुजफ्फरपुर के मुख्य क्षेत्र को तिरहुत के रूप में कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे जो तिरहुत का ये पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पूरे में तो नहीं, लेकिन ये जो पूरा इसका क्षेत्र है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये जो क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर, इन क्षेत्रों में नुनिया जाति के द्वारा सोडा खोदकर बेची जाती थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? सोडा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को न मिलना। किसके द्वारा नहीं दिया जाना? तो अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेज के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा इन्हें बहुत ही कम मूल्य दिया जाता था, जो कि फ्रांसीसी इसी सोडा को बहुत अधिक मूल्य देने को तैयार थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उन्हें देने नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट, अगला है बहाबी आंदोलन। देखिए, बहाबी आंदोलन बेसिकली जो है ना, ये बेसिकली एक धार्मिक आंदोलन है। ये क्या है? ये धार्मिक आंदोलन है। ये बेसिकली जो इस्लाम धर्म है, मुस्लिम है, ये बेसिकली जो इस्लाम धर्म है, ये बेसिकली इस्लाम धर्म के लोगों के द्वारा इस्लाम धर्म में उत्पन्न हो रही कुरीतियों को खत्म करने की चलाया गया था। बहाबी इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि 19वीं शताब्दी में 1830 के दशक में आकर के बहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था, मुख्य जो इसका सेंटर था, ये पटना हो गया था, क्योंकि पटना से ही इस आंदोलन को फंडिंग भी किया जा रहा था। इसलिए इसको भारत के अन्य आंदोलन में पढ़ा जाता है, सॉरी, बिहार के अन्य आंदोलन में पढ़ा जाता है। देखिए, कहता है कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय की मांग एवं सामाजिक पुनर्गठन के साथ साथ ब्रिटिश शासन की समाप्ति करना था, क्योंकि ब्रिटिश शासक जो थे ना, वो वेस्टर्न कल्चर को इस्लाम धर्म में भी इंटर करा रहे थे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जबकि बिहार के पटना में इसके नेतृत्वकर्ता विलायत अली एवं इनायत अली थे। तो बिहार में ये जो बहाबी आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? उनका नाम था विलायत अली और इनायत अली, जिनके द्वारा बहाबी आंदोलन को बिहार में नेतृत्व किया गया था। पटना में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र 1830 के दशक में बना, जिसका नेतृत्व विलायत अली और मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन एवं इनायत अली के द्वारा संभाला गया। और ये लोग यहां से फंड करके इसको भेजते थे, ताकि इनके द्वारा देवबंद भी आगे आप पढ़ेंगे, देवबंद स्कूल के बारे में भी आप पढ़ेंगे, जहां पर इस्लाम धर्म की सही शिक्षा देने की प्रक्रिया को शुरू की गई थी। जो जब हम भारत के विद्रोह पढ़ते हैं उसमें इसको पढ़ना है। तो इनके द्वारा बेसिकली 1830 के दशक में बिहार में बहाबी आंदोलन को नेतृत्व किया गया। बिहार में इसका जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। पटना में इसके नेतृत्वकर्ता में कौन कौन थे? विलायत अली थे, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन के द्वारा इस विद्रोह को नेतृत्व किया गया, जो कि नेशनल लेवल पे इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। नेक्स्ट, अगला है लोटा विद्रोह, 11वां है लोटा विद्रोह। देखिए, ये विद्रोह बेसिकली कैदियों के द्वारा, ये बेसिकली विद्रोह कैदियों के द्वारा चलाया गया था। ये कौन से कैदी थे? तो ये बेसिकली स्वतंत्रता आंदोलन, ये बेसिकली आंदोलन के कैदी थे, आंदोलन के कैदियों द्वारा चलाया गया। इसमें क्या था कि जेल में जो जेल मीनू होती थी, जो जेल का पूरा जो एक प्रोटोकॉल था, उसमें क्या था कि अगर कोई कैदी जाता है तो उसको एक तो भोजन जो मीनू था वो देना था, उन्हें वस्त्र देना था और उन्हें एक पीतल का लोटा देना था, जिस लोटा का उपयोग वो अपने दैनिक कार्य में करते थे, पानी पीने में करते थे।
लोटा अंग्रेजों का यह था कि भाई पीतल का लोटा का अन्य रूप में भी उपयोग होता है, मारपीट में भी उपयोग हो जाती है। तो कैदियों को मुजफ्फरपुर के जेल में बेसिकली पीतल के लोटा के बदले मिट्टी का चुकिया देना शुरू कर दिया गया। मिट्टी का छोटा छोटा गुल्लक टाइप का हाफ लीटर का देना उनको शुरू कर दिया गया, लोटा के टाइप का। कैदियों के लिए अपमान की बात हुई और मुजफ्फरपुर के जेल में जो आंदोलन के कैदी थे उनके द्वारा एक आंदोलन किया गया जिसे लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो लोटा विद्रोह बेसिकली कहां हुआ है? मुजफ्फरपुर के जेल में। किनके द्वारा किया गया? कैदियों के द्वारा किया गया। किसके विरोध में? पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी के लोटा के देने के विरोध में। कब किया गया? 1856 में किया गया। तो इस विद्रोह को हम लोग लोटा विद्रोह के नाम से जानते हैं। अगला है सेकंड लास्ट है, इसको कहते हैं चेरो विद्रोह। देखिए बेसिकली जो चेरो विद्रोह था इसकी शुरुआत 1800 ईस्वी में हुई है। चेरो विद्रोह की शुरुआत कब हुई है? 1800 ईस्वी में हुई है। कहां हुआ है? तो चेरो विद्रोह बेसिकली पलामू के 1770 के आसपास अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक छत्रपति से दुर्ग की मांग की। पलामू में एक शासक थे चेर शासक, उनका जो दुर्ग था, उनका जो किला था, उसको बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा मांग किया गया कि हमें वो किला दे दिया जाए। लेकिन वो किला नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वहां के ट्राइबल्स भी जो चेर शासक छत्रपति थे इनके सपोर्ट में थे और इन लोगों ने किला देने से मना कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज तथा चेर शासक के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध को बेसिकली चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जिस विद्रोह के बाद 1800 ईस्वी में आकर के अंग्रेजों ने जो चेर शासक छत्रपति का दुर्ग था जो पलामू के क्षेत्र में था उस पर कब्जा कर लिया। तो ये जो लड़ाई हुई है चेर शासक छत्रपति और अंग्रेज के बीच, इसे किस विद्रोह के नाम से जाता है? चेरो विद्रोह के नाम से जाता है, जिस विद्रोह की समाप्ति 1800 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट अगला अंतिम है सरदारी आंदोलन। देखिए सरदारी आंदोलन बेसिकली जो है ना ये 1859 से लेकर के 81 तक चला। ये लगभग 21-22 तक ये आंदोलन चला है। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भूमि पर से जमींदारों को बाहर निकालना। जो ट्राइबल्स एरिया थे ना वहां से जो जमींदार लोग थे वो धीरे धीरे भूमि को अधिग्रहित करते जा रहे थे लगान नहीं देने के कारण, तथा भूमि पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करना। और जब ये लगान नहीं दिया जाता था तो भूमि पे प्रतिबंधित भूमि कर दी जाती थी, उसको जमींदार अपने संरक्षण लेता था या अंग्रेज उसको प्रतिबंधित भूमि के रूप में रखता था, जिस भूमि को पैसा लेकर के अंग्रेज किसी और को भी पट्टा ट्रांसफर कर सकता था। तो इसके विरोध में 1859 से लेकर के 1881 के दौरान यह आंदोलन चलाया गया जिसे सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिहार के जनजातीय और अन्य आंदोलन थे। आगे भी कुछ आंदोलन लिस्ट है जिसे हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। अब मेरा जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगा। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी सीरीज थी जो हमारे ऐप पे शुरू हुई थी वो कुछ दिनों के लिए ऐप सस्पेंड होने के कारण, ऐप में तकनीकी खराबी आने के कारण हमने रोका है। जो 10 दिन के अंदर में वो फिर से प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही हमारी ऐप ठीक से वर्क करना शुरू करती है हम पुनः अनाउंस करके अपने एनसीईआरटी सीरीज को शुरू करेंगे। तत्काल हम एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इसको लेकर के हम लोग यूट्यूब पे आते हैं, जिसमें अभी ज्योग्राफी के 2 टॉपिक को लेकर के आए हैं। अगले जो वीडियो आएंगे उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के जो बेसिकली राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ है उसको लेकर के हम आएंगे। थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल द स्टडी बाय वरुण को सब्सक्राइब जरूर करिए।